अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है वाजिद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो सेकंड ईयर है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि है अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके बारे में हम पहले मैट्रिक में भी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये एक ब्रांच है, ठीक है, फ़िज़िक्स की। कौन सी ब्रांच है? एक ऐसी ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे चार्जेस को स्टडी करते हैं जो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। कि जब अगर चार्जेस रेस्ट में हैं तो क्या उनके दरमियान कोई फोर्सेस पाई जाती हैं, ठीक है, उनके क्या इंट्रैक्शंस हैं आपस में। तो इस चीज़ों की जो स्टडी है, ठीक है, वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। अब जो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे चार्जेस को स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं, उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे चार्जेस की स्टडी करते हैं जो कि क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, ठीक है, और जो स्टैटिक्स होते हैं, स्टैटिक्स का मतलब होता है हमारे पास एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारे पास ऐसे चार्जेस की स्टडी जो क्या है, एट रेस्ट होते हैं। ठीक है, और इसको डिफाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो डेफिनेशन इसकी क्या है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कि ऐसे चार्जेस की स्टडी, ठीक है, जो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं और वो किस फोर्स के अंडर होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती है। क्यों होल्ड करती है? वो इस होल्ड करती है किस तरह से कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कि ये वो फोर्स होती है जिसने चार्जेस को होल्ड किया होता है, जिसकी वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखें उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने डिफाइन कर लिया कि ये क्या है, द स्टडी ऑफ चार्जेस। कि ये क्या है, चार्जेस की स्टडी है एट रेस्ट, कि जो रेस्ट में होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर अगर कोई चार्जेस रेस्ट में है, उसकी जो स्टडी है, जितनी भी हम उनके ऊपर स्टडी करते हैं, वो सारी की सारी जो फिज़िक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स है, द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कि जो क्या करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती है। दैट मेकअप मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, जो क्या बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स और एटम बनाते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है कॉलम्स लॉ। ठीक है, अब कॉलम्स लॉ क्या है, ठीक है, इसको हम मुकम्मल डिटेल के साथ समझेंगे। समझना इसको बड़े ध्यान के साथ है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में ये काफ़ी मरतबा आया और पूरे 5 मार्क्स का आता है तकरीबन ये। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। आप लोगों ने इसको आराम से समझना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ बातों को समझ लेना है, लिख आप खुद भी सकते हैं इसको। ठीक है, सिर्फ आपने इसको ध्यान से समझ लेना है, ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलें इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। देखिए कि कॉलम्स लॉ को, सबसे पहली बात तो ये है कि इस चैप्टर में कॉलम्स लॉ को रखा क्यों गया। देखें, कॉलम्स लॉ को बेसिकली इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि जो कॉलम था ये एक फ्रेंच इंजीनियर था। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने स्टडी की थी चार्जेस के ऊपर और इसने देखा कि जो चार्जेस होते हैं, जो रेस्ट में पड़े होते हैं जब चार्जेस, तो उनके दरमियान एक फ़ोर्स पाई जाती है जिसको उसने कहा अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अगर तो हमारे पास चार्जेस होते हैं सेम काइंड के, ठीक है, सेम टाइप। बेसिकली चार्जेस कितनी टाइप के हैं, 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर तो चार्जेस हैं सेम टाइप के तो फिर उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती है, और अगर चार्जेस हैं डिफरेंट टाइप्स के तो फिर उनके दरमियान क्या जब पाई जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। बेसिकली इसने उसी फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन को ही स्टडी किया था। ठीक है, उसी की बेस पे इसने क्या किया, फिर एक लॉ दिया था जिसको उसने अपने नाम से ही रिलेट करवाया था, कॉलम्स लॉ। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहता है कि द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, छोटे छोटे से 2 चार्जेस हैं, ठीक है, द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, के जो आपके पास 2 छोटे छोटे से चार्जेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड के, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, ज़रा इसको देखते हैं डिटेल में जाके। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 2 हमारे पास चार्जेस हैं, ये मेरे पास एक चार्ज Q1 है और ये मेरे पास एक चार्ज
2 है और इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, मैं कहता हूँ r है। देखिए अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, दो मैग्नेट्स हैं। अब ये जो दो मैग्नेट्स हैं अगर इनको मैं एक दूसरे के करीब लेके आता हूँ, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इनको करीब लेके आता हूँ इनके अंदर जो एबिलिटी है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वो ज़्यादा होती जाती है। अगर इन दो मैग्नेट्स को मैं दूर लेके जाता हूँ तो इनकी अट्रैक्शन की फ़ोर्स क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और एक पॉइंट आता है कि उसके बाद ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चार्जेस में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर इन दोनों को मैं करीब लाता हूँ तो पहले तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक लिमिट आती है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पॉइंट पे कितनी होगी, यही कूलम्ब्स लॉ ने एक्सप्लेन किया कि वो कहता है कि द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं उस फोर्स को F का नाम दे देता हूँ, ठीक है, कि ये उनके दरमियान जो फोर्स है उसको मैंने किसका नाम दे दिया, F का नाम दे दिया। वो कहता है कि उनके दरमियान जो फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, के वो जो उनके जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड क्या होती है, चार्ज की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कि ये मेरे पास एक चार्ज है, ये इन दोनों के ऊपर जो चार्ज की मिकदार है उसका आपने प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। तो वो कहता है कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या मतलब हुआ, डायरेक्टली का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, कि अगर आप चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे तो फोर्स भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए पहली बात यही होगी, पहली बात में पहले जो ये बात है इसका यही मतलब है कि द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, कि अगर आप उनके जो मैग्नीट्यूड्स है उसको बढ़ाते जाते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। तो अगर आप कम कर देंगे तो क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलें दूसरी बात की तरफ जाते हैं। फिर उसने दूसरा क्या कहा कि दूसरा फोर्स से किस चीज़, दूसरी जो फोर्स है वो किस चीज़ से इफेक्ट होती है, वो इफेक्ट करती है उनके दरमियान डिस्टेंस से। देखिए अगर हमने भी पहले भी बताया कि अगर डिस्टेंस कम है तो फिर क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट्स के दरमियान ज़्यादा होती है। सेम चार्जेस में होता है कि अगर फोर्स डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप दूर करते जाते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो दूसरे जो इसका पार्ट है उसमें उसने यही कहा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उनके दरमियान जितना डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होती जाएगी, वैसे की वैसी ही कम होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। अगर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बढ़ती जाएगी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैथमेटिकली इसी की डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं, इसी को मैथमेटिकली लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लिखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में। जो स्टेटमेंट में लिखा गया है इसी से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। लेट कर लेते हैं कि वो जो फोर्स की बात कर रहा है उसको हम डिनोट कर देते हैं F से, ठीक है, और वो जो दो चार्जेस की बात कर रहा है उसको हम डिनोट कर देते हैं Q1 और Q2 से, और जो डिस्टेंस की बात कर रहा है उसको हम डिनोट कर देते हैं R से। तो फिर हम इसी की मैथमेटिकल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें, वो कहता है कि द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, कि फोर्स जो है वो ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो ये पहली बात होगी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दूसरी बात भी हो गई, ठीक है। अब हम इन दोनों केसेस को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। कंबाइन कैसे करेंगे कि जो ऊपर है वो डिनोमिनेटर के ऊपर आ जाएगा और जो नीचे है वो नीचे रह जाएगा। तो इसको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया जब मैंने इसको क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया,
दोनों केसेस को। अब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करता हूँ, तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया जाता है एक कांस्टेंट आता है। तो जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे K क्या है, यहाँ पे K है कांस्टेंट, कॉलम्स कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और इसकी वैल्यू फाइंड करने का SI यूनिट्स के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, इन SI यूनिट्स K किसके इक्वल होता है, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आती है, कैसे ड्राइव होती है। ठीक है, इसको ड्राइव करने के लिए आप 4 पाई की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पुट कर दोगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। ठीक है, कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर आप यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो और इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास इसकी वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, K की वैल्यू है जो कि ये इसके इक्वल होती है। अगर यही वाली K की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगा तब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास ये चीज़ बन जाती है। अब देखें जो मेरे पास ये फार्मूला आया है, असल में ये क्या है, मेरे पास ये कॉलम फोर्स इन फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी मटेरियल नहीं है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान सिर्फ हवा ही है, कि हमने ऐसे ही दो चार्जेस रखे हुए हैं, ये डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, इनके दरमियान कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये कॉलम्स ला आता है, ये कॉलम्स का फार्मूला है इन फ्री स्पेस। ठीक है, अब ये फ्री स्पेस भी है, इसके अलावा भी है, वो कौन सा केस होगा उसको भी देखते हैं। अब आगे क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसकी ज़रा वेक्टर फॉर्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि देखें जो कॉलम फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि कॉलम्स ला की वेक्टर फॉर्म भी होगी। ठीक है, तो हम अब इसको क्या करते हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म में लेके जाते हैं कि इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होगा कि वेक्टर जो होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, हमने जो कहा कि हमारे पास जो दो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। देखें अगर तो आपके पास दो चार्जेस हैं, ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास चार्ज Q1 है, ये मेरे पास चार्ज क्या है, ये मेरे पास चार्ज है Q1। ठीक है, और ये मेरे पास चार्ज है Q2। ठीक है, अब क्या होगा कि ये Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखिए अगर तो ये अपोजिट चार्जेस है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो ये दोनों क्या करते होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते होते हैं। तो इससे यहाँ एक और बात भी पता चलती है, वो ये क्या है कि ये जो फोर्स है F जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स कौन सी होती है, म्यूचुअल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो क्या करती है, दोनों तरफ से अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, देखिए अगर हमने किसी चीज़ को खींचना हो तो हम सिंपली उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, वो हमारी तरफ मूव कर आती है, तो ये एक सिंगल फोर्स है। और म्यूचुअल कौन सी होगी कि अगर हम किसी चीज़ को खींचते हैं वो भी हमें अपनी तरफ खींच लिया तो ये म्यूचुअल है। जैसे कि ये देखिए
कि ये दो चार्जेस है ना, अगर आप इनको यहाँ पे लाके छोड़ोगे तो ये भी उसको अपनी तरफ खींचेगा और वो भी अपनी तरफ उसको खींचने लग जाएगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पे कोई चीज़, ये देखिएगा ये वाइट बोर्ड है, तो मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो ये मैं इसको अपनी तरफ खींच सकता हूँ, वैसे हमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे ये जो मैं फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करूँगा वो म्यूचुअल नहीं होगी। म्यूचुअल क्या होगी कि जैसे ही मैं इसको खींचने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे, जैसे ही मैं इसके करीब जाता हूँ वो मुझे खींचने लग जाता है, मैं उसे खींचने लग जाता हूँ। तो ये जो चार्जेस हैं ये म्यूचुअली, इनके दरमियान जो फोर्स है उसको म्यूचुअल फोर्स कहा जाता है। म्यूचुअल फोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब देखें कि Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनके दरमियान जो फोर्स है उसको क्या कहते हैं कि वो म्यूचुअल फोर्स है। अब फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि हम उस फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है। लेट किया कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, अब Q1 क्या कर रहा है, Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F21 का। ठीक है, उस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F21 का, और इसकी डायरेक्शन में जो एक यूनिट वेक्टर, देखिए कोई भी वेक्टर है ना, अगर आपने उसकी डायरेक्शन लेनी है तो डायरेक्शन के लिए आप जस्ट एक क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं इसकी डायरेक्शन बताने के लिए मैं कहता हूँ Q1 से Q2 की तरफ जो फोर्स लग रही है उसके लिए जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, R21 है। तो आप देख लें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि ये उस फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, उस फोर्स का यूनिट वेक्टर है जो Q1 से Q2 के ऊपर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो अब अगर मैं कोलम्स फार्मूला को यूज़ करके इसको लिखने की कोशिश करूँगा तो वो क्या होगी, तो किस तरह से लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21। ठीक है, कि जिस भी चार्ज की आप फोर्स लिखने जा रहे हैं, ठीक है, कि आप लिखने जा रहे हैं Q1 की Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको लिखने जा रहे हैं, तो आपने उसके लिए जो यूनिट वेक्टर है वो साथ लिख देना है। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर R21 है तो R21 लिख दिया। अब सिमिलरली क्या करेगा, सिमिलरली Q2 भी क्या करेगा, Q1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, Q2 भी क्या करेगा, Q1 के ऊपर एक फोर्स को अप्लाई करेगा। मैं कहता हूँ कि इनके दरमियान डिस्टेंस भी R है, और Q2 जो है Q1 के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसको मैं नाम दे देता हूँ F12 का, और इसके लिए जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं नाम देता हूँ R12 का। ठीक है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, R12 का नाम दे दिया। ये कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये वो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट, उस फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है जो Q2 क्या कर रहा है, Q1 के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, कॉलम्स की फॉर्म में, तो वो क्या बनेगी, उसको मैं लिख सकता हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर किसका आ जाएगा, R12। ठीक है, क्यों R12 क्यों आया, क्योंकि मैं इसको लिख रहा था, और जिसको लिख रहे होते हैं उसी का यूनिट वेक्टर साथ में लगाते हैं। ठीक है, अब देखें वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं तो हम उनको किस तरह से लिखते होते हैं कि जस्ट उनका जो साइन होता है वो चेंज होता है। कि अगर ये मेरे पास वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ठीक है, इन दोनों का मैं कहता हूँ मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, उलट है, तो फिर मैं ये लिख सकता होता हूँ कि A किसके इक्वल होगा, A इक्वल होगा माइनस B के। ठीक है, माइनस का शो करता है डायरेक्शन को। ठीक है, कि A किसके इक्वल होगा, माइनस B के। तो अगर मेरे पास, या फिर हम अगर आपको आपसे कहा जाता है कि अगर आपके पास ये वेक्टर है, आपने इसका क्या करना है, अपोजिट वेक्टर फाइंड करना है, तो आप सिंपली क्या कर देते होते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और उसको क्या लिख देते हैं, -a लिख देते हैं। तो जब भी दो यूनिट वेक्टर्स आपस में इक्वल हो और उनकी जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन जो अपोजिट हो, तो हम क्या लिख सकते होते हैं कि एक जो पहला होता है वो दूसरे के नेगेटिव के साइन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास देखें, जितनी फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है उतनी ही फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो दोनों की फोर्स, इसकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और उसकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है।
तो फोर्सेस दोनों आपस में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शंस में क्या है, अपोजिट हैं। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो R12 होगा वो इक्वल होगा, सॉरी R21 जो होगा वो इक्वल होगा R12 के, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, दोनों अपोजिट होंगे। डायरेक्शन में अपोजिट है तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास R12 है वो किसके इक्वल है, -R21 के इक्वल है। क्यों इसके इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड्स में ये दोनों क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड कैसे इनका सेम है कि यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड्स दोनों के सेम है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे अगर R12 है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R21 को लिख सकता हूँ। तो मैं अपनी इस इक्वेशन में R1 की जगह R21 लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, इस R12 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, -R21। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों आपस मैग्नीट्यूड्स में इक्वल हैं, डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो फिर हम एक की जगह दूसरा लिख सकते हैं और साथ साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब मैं माइनस के साइन को स्टार्ट में ले आता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21। अब देखा जाए, असल में इस चीज़ को देखा जाए अगर, ठीक है, ये माइनस के अलावा ये जितनी भी चीज़ है तो ये यहाँ से किसके इक्वल है, F21 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, F21 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास F12 किसके इक्वल आया, F21 के इक्वल आया। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, कि ये इसके ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो उसके ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड्स में सेम होती हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अच्छा, ये भी हो गया। अब अगर देखा जाए, अब हम इसके मज़ीद केस की तरफ आते हैं कि अगर ये दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस को छोड़े अगर मैग्नेट की बात करते हैं, अगर ये दोनों मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ये यहाँ पे हैं और इनके दरमियान अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ रख देता हूँ, कोई लकड़ी रख देता हूँ, कोई ग्लास वगैरह रख देता हूँ, तो क्या इनकी अट्रैक्शन पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, अगर मैं इनके दरमियान कोई मीडियम रख देता हूँ तो फिर इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए अगर तो आपके दरमियान, आपके पास जो चार्जेस हैं उनके दरमियान कोई भी चीज़ नहीं है, फ्री स्पेस है, तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा, उसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जिसको हमने कहा था कि ये कॉलम्स लॉ है इन फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस नहीं है, उनके दरमियान में कोई मीडियम है, तो फिर क्या होता है कि फिर ये होता है कि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब अगर वो कम हो जाती है तो वो कितनी कम होती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मीडियम उनके दरमियान रखा है। हर मीडियम के लिए जो उसकी वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला बन जाता है कि अगर आपने कोई मीडियम रखा है तो हर मीडियम के लिए जो उसकी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, उसकी जगह पे हम साथ क्या लगाते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा जनरल फार्मूला है फ्री स्पेस में ये है। अगर आपने इसके दरमियान कोई मीडियम रख दिया था, मीडियम रख देते हैं, तो फिर इसका जो फार्मूला बन जाता है वो हमारे पास बन जाता है जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन R क्या है, ये एप्सिलॉन R जो है ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये हर मीडियम के लिए डिफरेंट होती है कि अगर आपने ग्लास रखा है तो उसके लिए अलहदा होगी, अगर आपने मीका रखा है तो उसके लिए अलहदा से होगी, अगर आपने एलुमिनियम रखी है दोनों के दरमियान में तो फिर उसके लिए अलहदा सी वैल्यू होगी इसकी।
तो असल में क्या होता है कि जैसे ही आप कोई मीडियम उनके दरमियान लेकर आते हैं तो उससे जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर आप इसकी वैल्यू अगर एप्सिलॉन आर जो है इसकी अगर एयर है तो फिर एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, 1 होती है फॉर एयर। ठीक है कि अगर एयर है, वैक्यूम है, सॉरी फॉर वैक्यूम है, ठीक है कि अगर वैक्यूम है तो फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, और एयर के लिए भी 1 होती है। और फिर जो होता है हमारे पास इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं फिर हमारे पास यही फार्मूला दोबारा से बन जाता है। तो ये था कूलम्स लॉ। अगर आपको कहीं से नहीं आया समझ तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।